नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, जिस मौजू को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने बोलने की हिम्मत जुटा रहा हूं उससे तो आप लोग वाकिफ हो ही गए होंगे। जी हां, अभी कुछ दिन कबल राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के कौमी सदर हैं, जिनको बीजेपी पप्पू के नाम से याद करती है और भी दीगर नामों से याद करते हैं इनको, वो अपने लंदन दौरे के दौरान लगातार बीजेपी हुकूमत पर निजी प्रोग्रामों में निशाना बनाते रहे हैं। उनके प्रोग्रामों को लेकर और बहुत सारे मामले उठाए गए, मगर इस बीच उन्होंने एक सच से इनकार कर दिया जो बीजेपी के लिए ऐसे मौके फराहम कर रही थी जिससे कांग्रेस को पूरी तरह से घेरा जाए। दरअसल इंसाफ का तकाजा यही है कि आप चाहे कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी, आप चाहे बीजेपी से वाबस्ता हो कि ना हो या किसी भी सोच से वाबस्ता किसी तहरीक या पार्टी के रुकन हो, तो इंसानियत का तकाजा, इंसाफ का तकाजा यह है कि आप सच और हकीकत का साथ दें। क्या यह तारीख के साथ और बिलखुसूस सिख बरादरी के साथ मजाक नहीं कि आप 1984 में सिखों के कत्लेआम पर अफसोस तो करें, मगर जो लोग उसके खाते हैं उससे पल्ला झाड़ने लगे। और इस कत्लेआम में कांग्रेस पार्टी के शामिल होने के खुले सबूत मौजूद होने के बावजूद और कई लोगों पर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद उसका इनकार करते रहे। राहुल गांधी की इस कोशिश को जहां सिरे से खारिज करना चाहिए, वहीं हमें इस बात पर भी अफसोस करना चाहिए कि 34 सालों से आजाद हिंदुस्तान के सबसे संगीन जराइम में से एक जुर्म सिखों का कत्लेआम था, उस पर पर्दा डालने की कोशिश इंसाफ का कोई मतवाला इसको कबूल नहीं करेगा। बहरकैफ नाज़रीन, सिख फसादात की हकीकत क्या है, क्यों इस कदर कत्लेआम मचाया गया और इंदिरा गांधी को उनके सिख गार्ड ने क्यों कत्ल किया, जब तक हम तारीख के तह में जाकर उस हकीकत को जान नहीं लेते तब तक पूरी बात हमारे दिमाग में नहीं उतरेगी। इसलिए आइए आप पहले हमें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह मामला शुरू कहां से हुआ था। नाज़रीन, इस वक्त की सिख बरादरी की तादाद पर अगर नजर करें तो उनकी तादाद इस वक्त 25 मिलियन के करीब है। यह हमारे मुल्क भारत का चौथा सबसे बड़ा मजहब कहलाता है सिख मजहब। सिख मत के बानी गुरु नानक देव हैं, जिनकी पैदाइश के बारे में आता है कि अब से करीब 548 साल पहले हुई थी। सिखों की गालिब अक्सरियत, जैसा कि आप जानते हैं कि उस वक्त पंजाब में आबाद है। इस वक्त यह अकलियत होने के बावजूद इस वक्त मुल्क में अपना दबदबा रखती हैं। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक उनकी तादाद 20.8 मिलियन यानी कुल आबादी के हिसाब से 2% के करीब उनकी आबादी थी। जाहिर सी बात है कि अब साल 2018 चल रहा है तो उनकी आबादी में मजीद इजाफा हुआ होगा, लिहाजा 25 मिलियन के अंदर मानकर चलते हैं। बहरकैफ जब से मुल्क आजाद हुआ तो सिख बरादरी के लोग उसी वक्त से महसूस करते थे कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और फिर उनके हुकूक मारे जा रहे हैं। जैसा कि हिंदुस्तान के आम अकलियतों में एहसास आज भी पाया जाता है और यह हकीकत भी है। लिहाजा इस नाइंसाफी की चिंगारी को दिल में दबाए जब कई साल गुजर गए तो अचानक ये चिंगारी भड़क उठी और बगावत अंगड़ाइयां लेने लगी। तो फिर खालिस्तान के नाम पर अलग रियासत का मुतालबा बढ़ने लग गया और बगावत धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। साल 1960 यानी 1960 से ही खालिस्तान की आवाजें उठने लगी थी, मगर उसमें शिद्दत का आगाज उस वक्त हुआ जब सेंट जर्नैल सिंह भंडर वाले नामी एक सिख सेंट ने इसकी क़ियादत संभाली। क़ियादत संभालती वो सिख बरादरी के नौजवानों को खूब मुतासिर करने लगे
और फिर हिंदुस्तानी आईन की इस शक को मानने से इनकार कर दिया जिसके मुताबिक हिंदुओं ने सिखों को भी हिंदुइज्म में शामिल किया था। यानी इस शक से सिखों की अपनी अलग शनाख्त को धचका पहुंच रहा था। आज भी हिंदुस्तान की आईन आर्टिकल 25 में सिखों को हिंदुइज्म में ही शुमार किया जाता है और इस शक के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले यही सेंट जर्नैल सिंह थे। उसके बाद धीरे धीरे जर्नैल आगे बढ़ने लगे, चिंगारी हर तरफ भड़क रही थी और इस तरह पूरे पंजाब में यह आग भड़क उठी। तारीख में लिखने वाले लिखते हैं कि खालिस्तान की यह गूंज बैरून ममालिक में भी गूंजने लगी। सिख बरादरी के लोग जिस ममालिक में भी होते वहां से भी उनको सपोर्ट मिलने लगा और ये फिर ये सेंट जर्नैल 1983 तक तहरीक और एहतिजाजात की क़यादत करते हुए सब जगह अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। तो एक तरफ हुकूमत परेशान थी, दूसरी तरफ हिंदुत्व के अलंबरदार भी इस आवाज को दबाना चाह रहे थे। आखिरकार सेंट सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अमृतसर में मौजूद गोल्डन टेंपल के तख्त अकाल पर कब्जा कर लिया। ये तख्त अकाल वो जगह है जहां सिख धर्म की मुकद्दस किताबों को रखा जाता है। ये बहुत ही मुकद्दस जगह मानी जाती है और यही सिख मजहब का मरकजी हेडक्वार्टर भी है। सेंट भंडरानवाले का इस वक्त दस्तेरास्त उस वक्त यानी उनकी तहरीकात को संभालने वाले का नाम था मेजर जनरल शबीक सिंह। उनके बारे में आता है कि वह बांग्लादेश में मौजूद एक तंजीम जिसका नाम है मुक्ति बाहनी, उनको गोरिल्ला ट्रेनिंग इसी ने दी थी। गोल्डन टेंपल पर कब्जा हो चुका था। उधर सेंट को भी पता था कि इस बगावत की कीमत उसको चुकानी होगी, लिहाजा उसने एक दफा इस अंदेशे के साथ कहा था कि 27 में 1983 को उसने कहा था कि जब इस जगह यानी गोल्डन टेंपल पर मेरे कब्जे को छुड़ाने के लिए हमला किया जाएगा तो खालिस्तान रियासत का वजूद उसी वक्त हो जाएगा। और जो लोग ये हमला करने के लिए आएंगे वो लोग भी देख लेंगे, यानी वो हुकूमत और फौज को डायरेक्टली वो लोग जो है खबरदार कर रहे थे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं उस वक्त की मुल्क की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी थी। बड़ा ही नाजुक मरहला था क्योंकि पंजाब में सब सिख बरादरी के साथ नहीं थी, पूरी की पूरी सिख बरादरी उनके साथ नहीं थी। खालिस्तान की मुतालबा करने वालों को हुकूमत बागियों के नाम से पुकार रही थी, मगर धीरे धीरे आवाम भी उससे जुड़ते जा रहे थे। हुकूमत इस तहरीक से जुड़े कारकुनान को बागी या जंगजू करार दिया जाने लगा था, या दूसरे लफ्जों में कहेंगे तो हम लोग दहशतगर्द कहने लगे थे। तो फिर वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इस मामले से निमटने के लिए पूरे पंजाब में सदारती निज़ाम का ऐलान कर दिया और फिर सबके साथ मिलकर मंसूबा बनाने लगी कि किस तरह गोल्डन टेंपल से भंडरानवाले और उनके साथियों को खाली कराया जाए। जहां नाज़रीन एक लंबी दास्तां है, यहां एक ब्रेक की इजाजत दें। ब्रेक के उस पार ऑपरेशन ब्लू स्टार की दास्तां सुनाता हूं। कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तकबाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, उसके बाद इंदिरा गांधी ने उसकी जिम्मेदारी फौज के हवाले कर दी कि अब उसको वही संभाले और इस बगावत को कुचल दे। लिहाजा 1984 के 31 मई की शाम को मीरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप बुलबुल बर्रार को इसका इंचार्ज बना दिया गया। खुद मेजर बर्रार इस सिलसिले में एक BBC न्यूज को बताते हैं कि
मैं अपनी बीवी के साथ दिल्ली की जाने की तैयारी कर रहा था और वहां से मुझे अगले दिन मनीला के लिए बीवी के साथ छुट्टियां बिताने के लिए रवाना होना था। मगर शाम के वक्त एक फोन आया कि चंडी मंदिर में कल सुबह एक मीटिंग है, आप वहां पहुंच जाइए। तो मैं मेरठ से दिल्ली बाय रोड आया और वहां से जहाज पकड़कर चंडीगढ़ गया और फिर वहां से मगरिबी कमान के हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां मुझे खबर मिली कि खालिस्तान की इस नारे को कुचलने और पंजाब पर दोबारा कब्जा करने के लिए हुकूमत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा है और उसका मुझे कमांडर बना दिया गया है। और मुझसे उस वक्त कहा गया था कि उसे जल्द से जल्द ठीक करना है वरना पंजाब हाथ से निकल जाएगा। छुट्टी मेरी मनसूख कर दी गई और फिर मैं हवाई जहाज से सीधे अमृतसर पहुंचा। नाज़रीन, इस बीच में आपको एक पते की बात बताऊं। ये भंडरान वाले जिसने कब्जा किया था, जो इस वक्त तहरीक की क़ियादत कर रहा था खालिस्तान की आवाज की, वह इसी मंजर आम पर नहीं आया था। इब्तिदा में लीडर बन गया था, लेकिन उसको फरोग देने में, उसको यहां तक पहुंचाने में खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार थी। क्योंकि उस वक्त और अब भी कांग्रेस के मुकाबले जो मुकामी सतह पर मजबूत यहां की सियासी पार्टी मानी जाती है वो ये अकाली दल थी। और ये अकाली दल पंजाबियों के मसाइल को सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर पेश करते थे और इसीलिए पंजाबियों के दिल में यह पार्टी रच बस गई थी। इसके मुकाबले उनको कोई ऐसा दूसरा आदमी चाहिए था जो उसी बरादरी का हो और उनके मुकाबले पंजाबियों के मसाइल को ज्यादा ला सके। तो लिहाजा इन्होंने शुरू में उसको ढील दी, मगर आखिर में क्या हुआ, वो उन्हीं के सर पर आकर के बैठ गया और इस सियासत ने खुद कांग्रेस को ही खा करके रख दिया। लिहाजा बीबीसी अपनी एक रिपोर्ट में लिखता है, बल्कि मेजर बर्रार के बयान के बाद ही हिस्सा मौजूद है कि भंडरान वाले को कांग्रेसियों ने फरोग दिया था, जिनका मकसद यह था कि अकालियों के सामने सिखों का मुतालबा उठाने वाले किसी ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उनको मिलने वाली में नकब लगा सके। इसका नतीजा यह निकला कि भंडरा वाले ने बयानात में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाना शुरू कर दिया, दीगर मसाइल पंजाबियों के उठाने शुरू कर दिए। बहरकैफ नाज़रीन, मेजर बर्रार ने कई चालें चली। 1 जून से गोल्डन टेम्पल के आसपास के हालात चेक किए जाने लगे। 4 जून को एक फौजी को सादा लिबास में गोल्डन टेम्पल के अंदर भी भेज दिया गया कि अंदर के हालात का जायजा ले, क्योंकि पूरे गोल्डन टेम्पल पर इन लोगों का कब्जा हो चुका था। फिर क्या था, 5 मई की शाम को गोल्डन टेम्पल में घुसने का फैसला ले लिया गया, हमला करने का, और 3 मेजर्स की अलग अलग टीमें बनी। मगर गोल्डन टेम्पल से भी हमला किया गया, यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर का भी उन्होंने इस्तेमाल किया जो उस वक्त अंदर मौजूद थे। और फिर गोल्डन टेम्पल के अंदर और बाहर समझी कि जंग शुरू हो गई थी। अकाल तख्त पर टैंकों से कम 80 गोले बरसाए गए थे, 80 गोले। अकाली तख्त के करीब पहुंचने के लिए फौज को बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी थी। जब वो पूरी तरह नाकाम हुए तब टैंकरों की मदद ली गई थी। और दूसरी बात यह कि फौज को इस बात का भी खदशा था कि अगर सुबह से पहले कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए कि रात में यह हमला किया गया था, तो फिर सुबह होते होते पूरा पंजाब यहां पर इकट्ठा हो जाएगा और गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम लगाया जाएगा। जबकि यह हमला नहीं था उनके कहने के मुताबिक, बल्कि अंदर बैठे जंगजुओं को खाली करने की कार्रवाई थी फौज की जानिब से। बहरकैफ नाज़रीन, लिखने वालों ने लिखा है कि इस मौके पर हजारों जानें तलफ हुई, सैकड़ों लोग जख्मी हुए और फिर माली भी नुकसान पहुंचा।
मगर एक बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय फौज के 83 फौजियों ने दम तोड़ा तो 248 जख्मी हुए और उसके अलावा 490 दीगर लोगों की मौत हुई और जुमला 1592 लोग हिरासत में लिए गए। जबकि पता नहीं सरकारी रिपोर्ट क्या है और दीगर रिपोर्टें और आम रिपोर्ट क्या है। नाज़रीन, बज़ाहिर तो ये फौजियों की जीत नजर आ रही थी, मगर जिस अंदाज में गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया गया उसको देखकर सिख बरादरी मुश्ताइल हो गई थी। यहां तक कि इसको इंदिरा गांधी की सियासी शिकस्त से ताबीर करते हुए कई अखबारों ने और बिलखुसूस बैरून अखबारों ने इसका तस्करा किया और उस वक्त खालिस्तान तहरीक जो यहां खत्म हो गई थी उसकी गूंज बैरून ममालिक में सुनाई देने लगी। और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में यहां पर उसका मौक़िफ़ और उसका रुझान देखा जाए तो यहां पर पूरी तरह सिख बरादरी के साथ खड़ा नजर आया। यही वजह है कि अकाली तख्त पर हमला करके जब भंडरानवाली की मौत हुई तो कई लोगों को गोल्डन टेम्पल के बाहर भागने लगे और फिर फायरिंग थम गई थी। यह खबर मीडिया में आई तो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा था कि भंडरानवाली की मौत नहीं हुई है, वो पाकिस्तान में मौजूद है और जल्द ही मीडिया उसको दिखाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि वो मर चुका था। फौजियों की फायरिंग में वो हलाक हो गया था। इस पूरी कार्रवाई को मेजर जनरल सुंदर जी, जनरल दयाल और जनरल बर्रार की क़यादत में अंजाम दी जा रही थी। इस पूरी कार्रवाई में काली वर्दियां पहनने वाली बटालियन और पैराशूट रेजिमेंट के कई कमांडर मार दिए गए, शहीद कर दिए गए और इस टीम से कुछ ही बच पाए थे जिनकी मदद के लिए कर्नल इसरार खान की 10वीं बटालियन आगे बढ़ी। उन्होंने डटकर मुकाबला किया मगर तालाब की जानिब से उन पर फायरिंग होनी शुरू हो गई थी। जब फायरिंग तालाब के किनारे से होने लगी तो इसरार खान ने तालाब के बाहर फायरिंग करने की इजाजत तलब की मगर उनको इजाजत नहीं मिली। यानी कि पूरी तरह मुनज़्ज़म तौर पर हमला किया गया था। बहरकैफ नाज़रीन, ये एक खूनी दास्तान है। इस हालात के बाद वहां के खूनेन मंजर को कई कलमकारों ने कलमबंद किया है और उसकी होलनाक और ख़तरनाक मनाजिर की तस्वीर कशी की है। उसमें हलाकतों की तादाद लाखों में बताई जाती है। मगर मेरा मकसद उन खूनी दास्तान को यहां पेश करके किसी के जज्बात को भड़काना मकसद नहीं है। बस हमारी नस्लें तारीख से वाकिफ हो जाएं और आज़ाद भारत में क्या सब हुआ है माजी में उससे वाकिफ हो जाएं तो फिर हमें आने वाली नस्लों को पता चल सकेगा कि मुल्क हिंद की कोई भी सियासी पार्टी हो उसने अक़लियतों के साथ सिर्फ मजाक ही किया है, उसके जज्बात के साथ सिर्फ खेला है, उसके जान और माल के साथ उसने सिर्फ मजाक उड़ाया है, ठट्टा उड़ाया है और उसका सिर्फ इस्तेमाल किया है। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर एक और ब्रेक की इजाज़त दें। ब्रेक के उस पार ऑपरेशन ब्लू स्टार के बदले में इंदिरा गांधी का खून कैसे हुआ और फिर किस तरह सिखों का कत्लेआम हुआ उसको बयान करता हूँ। ब्रेक की इजाज़त दें। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात की अनोखी महफिल में। नाज़रीन, गोल्डन टेम्पल पर हमला हो चुका था, फौज की चढ़ाई हो चुकी थी। ये चढ़ाई, ये हमला पूरी सिख बरादरी में बेहुरमती से तसव्वुर किया जाने लगा। हर आम व खास सिख इसको अपनी बेइज्जती समझ रहा था और आम लोग जो खालिस्तान की तहरीक से जुड़े नहीं थे, उसमें शरीक नहीं थे, उनको भी ये बात बड़ी गिरां गुजरी थी। इस इश्तियाल का नतीजा कुछ ना कुछ तो निकलना था, लिहाजा वैसे ही हुआ। इस गुनाह के असल जिम्मेदार सब लोग उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी को समझने लग गए थे।
फौज को चढ़ाए का हुक्म इंदिरा गांधी ने ही दिया था। लिहाजा पूरे पंजाब में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के खिलाफ गम और गुस्सा फैल गया। इस बीच इस वाक़े को 3 से 4 माह से जायद का अरसा बीत चुका था। पंजाब में हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे थे, मगर ये जख्म अपनी इतनी जल्दी मुंदमिल होने वाला नहीं था। बहरकैफ वो 30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में तकरीर करके फारिग हो चुकी थी कि उनको इत्तला मिली कि उनके पोते और पोती की कार हादसे का शिकार हो गई है। तो इंदिरा गांधी ने अपना दौरा बीच में ही छोड़कर वापस दिल्ली पहुंच गई और दूसरे दिन यानी 31 अक्टूबर सुबह मामूल के मुताबिक जल्दी उठी, चूंकि एक दूसरे दिन उसी दिन उनको एक बैरून मुल्क चैनल को इंटरव्यू देना था, तो इसके लिए वो तैयार हो रही थी। पीटर स्टोनवान जो बैरून टीवी चैनल के एक इंटरव्यूअर थे, उनको इंटरव्यू देने के लिए तैयारी कर रही थी और तैयार हो चुकी थी। लिहाजा वो तैयार होकर अपने मुशीर और दीगर लीडरान के साथ घर से 9:12 पर अपनी रिहाइशगाह से इंटरव्यू के मकाम पर जाने के लिए निकली और गेट पर पहुंची तो सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह को देखकर मुस्कुराई, लेकिन इतने में बेअंत सिंह ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उन पर फायरिंग कर दी थी। एक गोली लगती ही उनके जबान से ये क्या कर रहे हो निकला और वो फिर जमीन पर ढेर हो गई। तो उसके बाद फिर फायरिंग हुई और उसके साथ गेट की दूसरी जानिब मौजूद सतवंत सिंह ने भी अपनी स्टेन गन निकाला और उसका पूरा मैगजीन उनके जिस्म पर खाली कर दिया और इस तरह मुल्क की तीसरी वजीर आजम ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। मगर इस बात को उस वक्त तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया जब तक कि राजीव गांधी अस्पताल पहुंच न लेते, क्योंकि उस वक्त राजीव गांधी बैरूनी मुल्क पर सफर पर थे। बहरकैफ नाज़रीन, एक सब लंबी दास्तान है। पूरे मुल्क में यह बात फैल गई थी कि सिखों ने इंदिरा गांधी का कत्ल किया था। पूरे मुल्क में इस कत्ल को लेकर के चर्चा था और सिख मुखालिफ फसादात फूट पड़े। सिखों के खिलाफ गमो गुस्सा फूट पड़ा और बिलखुसूस दिल्ली में सिख मुखालिफ नफरत इतनी फैल गई कि करीब 3000 सिखों का कत्ल आम किया गया। नाज़रीन, वो दीगर फसादात की तरह ही भयानक फसादात थे, बल्कि कत्ल आम था। उसके बाद भी सिख मुखालिफ फसादात हुए, वक्तन फवक्तन होते। ये मामला आज दोबारा हिंदुस्तान के मीडिया में आ रहा है और उसकी वजह राहुल गांधी है, जिन्होंने इस कत्ले आम में कांग्रेस रहनुमाओं की शिरकत से इनकार किया था, जबकि इस कत्ले आम में कांग्रेस लीडरान बराह रास्त हिस्सा ले रहे थे। इस सिलसिले में जहां 3000 लोगों का हलाकतें हुई, उसमें 241 मामला दर्ज हुए। ये कमेटी की सिफारिश पर अदालत ने 186 मामलात में दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया और बकिया मामलात निकाल करके फेंक दिया। इसी साल 1 जनवरी को दिया था 186 मामलात की दोबारा छानबीन की जाए। पता नहीं इसके फैसले कब आएंगे और कब इसकी सुनवाई होगी। और इस कत्लेआम को फजादात का नाम दिया गया और हकीकत यह है कि वह कत्लेआम था, मुनज़्ज़म कत्लेआम था। मैं वो तफसील में नहीं जा रहा हूं, इसलिए कि ये जज्बात भड़काने वाले मनाजिर होते हैं। अगर मैं उसकी तफसील में जाऊं कि किस तरह कत्ल हुआ, किस इलाके में, किस कॉलोनी में क्या हुआ, सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूं ताकि जज्बात को भड़काने वाली बात ना बने। 11 नवंबर 1984 को पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, इंसानी हुकूक की तंजीमें, और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने हु आर दी गिल्टी के नाम से एक रिपोर्ट शाये की थी। ये पूरा उसकी रिपोर्ट जो फसादात हुए उसमें वो मौजूद था, उसकी तफसीलात उसके अंदर थी। 2 फरवरी 1995 को इस पर रियासत पंजाब में पाबंदी लगा दी गई इस रिपोर्ट को,
बाद में इस रिपोर्ट को मुजरिम कौन है के नाम से जमहूरी अधिकार सभा पंजाब ने शाये किया। यह भी एक तंजीम है पंजाब की। इस रिपोर्ट के बारे में कहते हैं कि इसमें दिल्ली में तशद्दुद के लिए जिम्मेदार लोगों के बारे में तफसीलन मौजूद थी। तो सिख बरादरी की मदद करने वाले दूसरे मजाहिब के लोगों का भी इसमें तस्करा था, मगर इस रिपोर्ट पर भी पाबंदी आयद की गई और वजह बताई गई कि यह रिपोर्ट दो फिरकों यानी सिख और हिंदुओं के दरमियान नफरत फैलाने का काम करेगी, लिहाजा इस पर पाबंदी आयद की जाती है। बहरकैफ नाज़रीन, शुरू से लेकर आखिर तक इस खूनी दास्तान की तारीख को परत दर परत पलटते हैं तो कांग्रेस पार्टी का नाम सरे फहरिस्त आता है और इसको कई सीनियर लीडरान मान भी चुके हैं और माफी भी मान चुके हैं। खुद राहुल गांधी माफी मान चुके हैं। ऐसे हालात में राहुल गांधी का बयान तारीख से नावाकिफियत का नतीजा है या फिर जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी दी गई है? राहुल के इस बयान से जहां मीडिया में बीजेपी हुकूमत के नाकामियों का तस्करा चल निकला था, वहां बीजेपी के लिए एक बार फिर मौका मिल गया और वो इस तरह कई दिनों तक ये मामला मीडिया में उछलता रहा और फिर असल मुद्दे कहीं जाकर के दब करके बैठ गए इस मुद्दे के सामने। कभी कभी राहुल गांधी को बीजेपी जिस नाम से पुकारती है यानी पप्पू से, उसका वो दीदार करवा जाते हैं। माफ कीजिए अगर ये गलत है, लेकिन महसूस यही होता है। राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस के कौमी सदर हैं, वो डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं, मगर अपने बयानात से पहले उनको सोचना होगा कि उनके लीडर के एक बयान की वजह से ये लोग गुजरात में जीतने वाली रियासत भी हार चुके हैं, कांग्रेस के एक लीडर के बयान की वजह से। और गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में भी हार कांग्रेस के पहले ही हार मानने की वजह से थी। और अब जब बीजेपी पूरी तरह अपनी नाकामियों की वजह से आवाम में अपनी साख खोती चली जा रही है, ऐसे में राहुल को बेवकूफाना बयानात देकर बीजेपी को मौका नहीं देना चाहिए। वैसे भी अगर आप मुझसे कहेंगे कि इन दोनों पार्टियों में थोड़ा खराब और सबसे ज्यादा खराब कौन सी कहेंगे, तो मैं दूसरे नंबर यानी कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा खराब के जगह पर रखूंगा, क्योंकि दोनों पार्टियों को आप अच्छी पार्टी तो नहीं कह सकते। रही बात सिख फसादात के कत्लेआम के खातियों को सजा मिलने की, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि यहां अदालती निजाम ही ऐसा है कि खाती को अदालत से सजा मिलने में इतनी देर हो जाती है कि वो खुद ही मौत के मुंह में चला जाता है। और वैसे भी फसादियों को सजा देने में मुल्क के हिंद का रिकॉर्ड कोई खास नहीं है। आपको पता है कि इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद और सिख बरादरी के कत्लेआम के सिर्फ 4 महीनों बाद लोकसभा इंतखाबात हुए तो जीत भी कांग्रेस की ही हुई थी। राजीव गांधी ने खुद इस सिखों के कत्लेआम के सिलसिले में कहा था कि बड़े दरख्त के गिरने पर जमीन तो हिलती ही है, यानी उन्होंने इसको जायज ठहराया था। इन्हीं की वजह से किसी भी खाते पर ठीक से मुकदमा दर्ज भी नहीं हो पाए और इख्तिदार का भरपूर इस्तेमाल किया गया। जहां नाज़रीन यही हकीकत है। तासुब का आईना उतारिए और तारीख को पढ़िए, आपको अपने यहां पर कई पन्ने चीखते हुए और लहूलहान मिलेंगे जो कह रहे होंगे कि ये कत्लेआम है, ये कत्लेआम है। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन। नाज़रीन, वक्त हो चला है। जैसा कि मैंने कहा कि ये मुल्क फसादियों को सज़ा दिलाने में हमेशा नाकाम रहा है। मुल्क मत कहिए बल्कि हुकूमतें और सियासी पार्टी कहिए, क्योंकि इन्हीं के अंदर में रह कर के तंजीमें तहकीक करती हैं, खातियों का चुनाव करती हैं, फिर मुकदमात दर्ज करती हैं। लिहाजा 1984 के बाद के हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और है। उसके बाद बीजेपी की भी हुकूमतें बनी और कांग्रेस की भी, मगर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। किसी को इंसाफ मिला?
मेरठ के हाशिमपुरा का कत्लेआम उठाइए, भागलपुर फसादात की बात कीजिए, या 1992 और 1993 के मुंबई फसादात, या फिर 2002 में गुजरात में कत्लेआम, या फिर 2012 में कोकराझार में फसादात की बात हो, या फिर 2013 के मुजफ्फरनगर फसादात की दास्तानें, ये सब यही कहती हैं कि कातिल भी वही और मुनसिफ भी वही, तो फिर इंसाफ किससे चाहें? जी हाँ नाज़रीन, इंसाफ किससे चाहें? नाज़रीन सोचिए और मुझे इजाज़त दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन।